हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। जेनेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने मेंडलवाद या मेंडल के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था मेंडल की सफलता के कारण और मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना इसका कारण, और मेंडल के नियमों की पुनः खोज। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वो हैं मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर मेंडल ने 3 नियम दिए हैं जो आपकी बुक्स के अंदर हैं। एक है प्रभाविता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसे हम विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में से लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। और तीसरा जो आपको पढ़ना है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, वो है मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर 3 नियमों की बात हम करेंगे। पहला है प्रभाविता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसे हम विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, या इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अवयवन का नियम, इसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब हम एक एक नियम की बात करते जाएंगे और उनकी व्याख्या करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रभाविता के नियम की या लॉ ऑफ डोमिनेंस की। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। नाम से ही पता लग रहा है प्रभाविता का नियम। इसका मतलब है, इस नियम के अनुसार जब हम एक लक्षण के 2 समयुग्मजी, एक लक्षण इट मीन्स पौधे की लंबाई, तो ये एक लक्षण है लंबाई, पौधे की लंबाई एक लक्षण है। इसके समयुग्मजी इट मीन्स कैपिटल टी, ये समयुग्मजी है जो लंबे को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल को, और स्मॉल टी ये बोने को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोना, DWARF ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समयुग्मजी है दोनों, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही समयुग्मजी हैं, और ये एक ही लक्षण है पौधे की लंबाई। अगर मैं इनका क्रॉस करवाता हूँ, कैपिटल टी ये इसके युग्मक हैं, इसके युग्मक बनाएंगे तो स्मॉल टी ये क्या है, इसके युग्मक। और फिर मैं इनमें करवाऊंगा संकरण या निषेचन। तो संकरण करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये है F1 PD, और F1 PD में सभी पौधे कैसे हैं, लंबे। यही प्रभावित। और लंबा लक्षण कैसा है इसका, प्रभावी। लंबा लक्षण कैसा है, ये है प्रभावी और ये है अप्रभावी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रभाविता के नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार, जब हम एक ही लक्षण के समयुग्मजी जनकों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो F1 PD में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। प्रभावी क्या था, लंबा, तो सभी पौधे कैसे हैं, लंबे, तो प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। और जो F1 PD में प्रकट नहीं होते उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसे हम विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। ये कह रहा है कि जब युग्मक निर्माण होता है तो युग्मकों के साथ उसका लक्षण भी जाता है, वो मिक्स नहीं होता है, उसका संदूषण नहीं होता है, वो दूसरे से मैच नहीं करता है। जैसे इसको भी हम एकल संकर संकरण से समझ सकते हैं। एकल संकर संकरण का मतलब है एक लक्षण के बीच संकरण,
जैसे अभी मैंने एक संकरण करवाया आपके लिए, तो एकल संकर संकरण है क्योंकि मैं एक लक्षण के बीच संकरण करवा रहा हूं, वो है पौधे की लंबाई। तो हम दूसरा नियम पढ़ रहे हैं अभी, वो है युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसका भी नाम से ही पता लग रहा है युग्मक कैसे होते हैं, शुद्ध। तो अब अगर मैं इसको एकल संकरण से समझा सकता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, इसके युग्मक बनाएंगे कैपिटल टी, इसके बनाएंगे स्मॉल टी। इसमें संकरण करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सभी पौधे कैसे हैं, लंबे F1 पीढ़ी के अंदर। अब बेटा मैं लंबे पौधों के बीच क्रॉस करवाऊंगा, यानी मैं F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी स्वयं परागण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वयं परागण के द्वारा या स्वयं निषेचन के द्वारा अगर मैं F2 पीढ़ी प्राप्त करूंगा तो उसमें सभी पौधे लंबे होने चाहिए, क्योंकि मैं लंबे के बीच क्रॉस करवा रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो F1 पीढ़ी है और उसमें ये लंबा है, ये विषम युग्मजी लंबा है, क्योंकि इसमें युग्मक अलग है। इसमें कैपिटल टी लंबे के लिए भी है और स्मॉल टी बोने के लिए, तो ये विषम युग्मजी लंबे हैं। लेकिन जब इसके हम युग्मक बनाएंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी इसका युग्मक बनेगा, जब ये युग्मक बनाएंगे तो युग्मक निर्माण के समय इनके लक्षण पृथक पृथक हो जाएंगे। यानी जो कैपिटल टी है वो तो किसके लिए होगा, लंबे के लिए, और जो स्मॉल टी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोने को। तो लंबे के लक्षण अलग प्रकट होंगे और बोने के अलग। इसी कारण F2 पीढ़ी के अंदर जो रेशियो है वो लक्षण प्ररूप अनुपात वो 3:1 होता है। इसका मतलब 75% पौधे तो कैसे हैं, लंबे, और 25% पौधे कैसे हैं, बोने। इसको हम देख सकते हैं, चेकर बोर्ड बनाऊंगा, कैपिटल टी इस तरह का एक बोर्ड बनाते हैं जिसे हम चेकर बोर्ड कहते हैं, और जिसे हम F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। और इस बोर्ड की खोज पुनेट नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको हम पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ये युग्मक बन गया इसका, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये युग्मक बन गए इसके। अब इनके बीच क्रॉस करवाऊंगा तो कैपिटल टी इसका करवाऊंगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करवाऊंगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे करवाऊंगा तो स्मॉल टी। जिसमें एक भी कैपिटल टी आ रहा है उसको हम लंबा मान रहे हैं। तो 75% यानी 3 पौधे कैसे हुए, लंबे, और 1 पौधा कैसा है, बोना। उसका रीज़न ये है कि जो F2 पीढ़ी में हमको 25% पौधे कह सकता हूँ मैं, या 4 में से 1 पौधा कैसा है, बोना है। उसका रीज़न यही है कि जो F1 पीढ़ी थी उसके अंदर जो प्लांट्स थे विषम युग्मजी लंबे, उनमें बोने पौधे का भी गुण था। इसमें स्मॉल टी बोने को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें बोने का भी गुण है। और जब इससे युग्मक बनेंगे तो जो बोने का लक्षण है वो अगली पीढ़ी में जाएगा, युग्मकों के साथ ही जाएगा, उससे दूसरे लंबे से मैच नहीं करेगा, दबेगा नहीं, उससे वो आगे प्रकट होगा स्मॉल टी। और स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोने को। तो मैं कह सकता हूँ F2 पीढ़ी के अंदर बोने पौधे भी प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है, इसी से हम समझा सकते हैं युग्मकों की शुद्धता के नियम को, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने 2 नियमों को भी समझा है। पहला है प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और दूसरा पढ़ा है हमने युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इस नियम के अनुसार जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मक अपने लक्षण के लिए कैसा होता है, शुद्ध होता है। और इसी बीच हम 2 क्रॉस और पढ़ेंगे, 2 संकरण और पढ़ेंगे, और वो हैं संकर पूर्वज संकरण। इसी बीच पढ़ेंगे हम संकर पूर्वज संकरण। इसमें उल्टा करवा रहे हैं, यानी संकर करवा रहे हैं हम पूर्वज यानी पहले जनक से। तो इसको हम F1 पीढ़ी के द्वारा इधर देखें एक बार, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके युग्मक बनाएंगे कैपिटल टी, इसके बनाएंगे स्मॉल टी। अब इसमें क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, F1 पीढ़ी। अब जो संकर पूर्वज संकरण हैं वो 2 प्रकार का हुआ। एक तो होता है बाह्य संकरण, जिसे मैं आउट क्रॉस कह रहा हूं, और दूसरा होता है वो है परीक्षण संकरण, जिसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
और ये दोनों ही संकरण कैसे हैं? संकर पूर्वज संकरण। अब देखें, अगर मैं ध्यान से सुने, ये लर्न होगा आपको, अगर मैं F1 पीढ़ी का क्रॉस, इट मींस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाऊं तो ये होगा बाह्य संकरण। अगर मैं F1 पीढ़ी का क्रॉस शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ करवाऊं तो स्मॉल टी क्या है? अप्रभावी। ये क्या है? प्रभावी। अगर मैं प्रभावी जनक के साथ करवा रहा हूं तो क्या है? ये बाह्य संकरण या आउट क्रॉस। और शुद्ध अप्रभावी के साथ करवा रहा हूं तो ये क्या है? टेस्ट क्रॉस। अब इन दोनों क्रॉस को हम समझेंगे कि इसमें लंबे और बौने पौधों का रेशियो या अनुपात क्या रहता है, लक्षण प्रारूप अनुपात क्या रहता है। अब इधर देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है? F1 पीढ़ी। और कैपिटल टी ये क्या है? शुद्ध प्रभावी। तो प्रभावी जनक के साथ करवा रहे हैं तो कौन सा संकरण है? आउट क्रॉस। तो इसके गैमीट्स बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बनाएंगे कैपिटल टी, इसका इससे क्रॉस, इसका इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है? F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। अब इसका हम चेकर बोर्ड बनाएंगे, देखते हैं इसमें कैसे प्लांट्स होते हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात कैसा रहता है। तो कैपिटल टी और इधर लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी, इसका इससे करवाएंगे, इसका इससे करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ करवाएंगे कैपिटल टी और इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें देखें, एक तो इस तरह के प्लांट्स हैं यानी जिनको मैं शुद्ध लंबा कह सकता हूँ, और ये हैं अशुद्ध लंबे। तो इसमें 100% कैसे हैं पौधे, कैसे हैं? इसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हैं शुद्ध लंबे और ये हैं अशुद्ध लंबे। तो दोनों के बीच हम अनुपात देखेंगे तो 2 प्लांट्स ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं, 1:1 यानी 50% प्लांट तो कैसे हैं? शुद्ध लंबे, और 50% प्लांट कैसे हैं? इसमें शुद्ध बौने। लेकिन अगर इनका मैं जीन प्रारूप अनुपात देखूंगा, जीन प्रारूप अनुपात तो किसमें कितने अलग अलग इनके जीन्स आ रहे हैं, तो 2 में तो कैसे जीन्स आ रहे हैं? इस तरह के, और 2 में कैसे जीन्स आ रहे हैं? इस तरह के। तो इससे हम जीन प्रारूप अनुपात भी निकाल सकते हैं 1:1। नेक्स्ट हम बात करेंगे परीक्षण संकरण की। परीक्षण संकरण का मतलब क्या है कि हम जो क्रॉस कर रहे हैं, परीक्षण संकरण का मतलब है जो हम क्रॉस कर रहे हैं F1 पीढ़ी का, वो अप्रभावी जनक के साथ करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करेंगे हम स्मॉल टी के साथ, तो इसका गैमीट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमीट्स बनेंगे स्मॉल टी। ये परीक्षण संकरण है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका बनाएंगे स्मॉल टी। ये F1 पीढ़ी हुई, F1 जनरेशन है। अब इससे हम चेकर बोर्ड बनाएंगे, इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ स्मॉल टी, इसका इसके साथ स्मॉल टी। तो इसके अंदर जो रेशियो होगा लक्षण प्रारूप अनुपात, यानी हम लक्षण देखते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी। तो इसके अंदर 2 प्लांट्स तो ऐसे हैं, ये लक्षण वाले हैं अशुद्ध लंबे, और 2 प्लांट्स कैसे हैं? शुद्ध बौने। इससे ये गया तो 1:1। तो लक्षण प्रारूप अनुपात परीक्षण संकरण के लिए कितना आ रहा है? 1:1। अब जीन प्रारूप अनुपात देखेंगे, ये भी कैसा आएगा इसके लिए? 1:1। वो कैसे? क्योंकि इनमें कैसे जीन हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तो ये जीन है प्लांट्स के अंदर और एक ये जीन है। तो शुद्ध अशुद्ध लंबे के जीन कितने हैं? 2 प्लांट्स के अंदर, और शुद्ध बौने के जीन कितने हैं प्लांट्स के अंदर हैं? 2 प्लांट्स के अंदर। 2 से 2 गया तो 1:1। तो इसमें जीन प्रारूप अनुपात भी 1:1 आता है और लक्षण प्रारूप अनुपात भी 1:1 आता है। तो इस तरह से हम संकर पूर्वज संकरण को समझ सकते हैं, और इनके लिए लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसी चैप्टर के अंदर हम लास्ट जो नियम है मेंडल का, वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार
जब दो या दो से अधिक लक्षणों के बीच संकरण कराते हैं तो सभी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाते हैं। एक बार दोबारा बताऊंगा मैं। मेंडल का स्वतंत्र अवयवन का नियम, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों के मध्य संकरण कराते हैं तो सभी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, इनमें सहलग्नता का मतलब होता है जो जीन है वो गुणसूत्र के साथ दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, और एक होता है जीन विनिमय, इंग्लिश में इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जीन विनिमय, और इसको हम लिंकेज कहते हैं। यानी ये दोनों क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। दो या दो से अधिक लक्षणों के बीच संकरण करवाएंगे तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सारे लक्षण कैसे जाएंगे? स्वतंत्र रूप से, जब तक उनमें सहलग्नता और जीन विनिमय की क्रिया नहीं हो। और इनका जो रेशियो है वो 9 रेशियो, लक्षण प्ररूप अनुपात जो रेशियो है वो 9:3:3:1 प्राप्त होता है। लेकिन अगर सहलग्नता और जीन विनिमय की क्रिया हो गई तो ये अनुपात भी बदल जाएगा, यानी ये नियम फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा टिपिकल है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहीं आपको लर्न हो जाएगा। स्वतंत्र अवयवन का नियम किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से अधिक लक्षणों के बीच, मिनिमम दो, यानी स्वतंत्र अवयवन के नियम की व्याख्या मैं किसके द्वारा कर सकता हूं? द्विसंकर संकरण के द्वारा, डाईहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। जो पहले दो नियम आप पढ़ चुके हैं, प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम, उनकी व्याख्या हम किससे कर रहे थे? एकल संकर संकरण से। लेकिन स्वतंत्र अवयवन के नियम की व्याख्या मैं किससे करवा रहा हूं? द्विसंकर संकरण से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों के बीच संकरण करवाते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से जाते हैं, जब तक उनमें सहलग्नता या जीन विनिमय की क्रिया नहीं हो। और इसमें जो लक्षण प्ररूप अनुपात होता है वो 9:3:3:1 होता है। लेकिन अगर जीन विनिमय और सहलग्नता की क्रिया हो गई तो ये अनुपात भी बदल जाएगा। ये 2 पॉइंट्स हो सकता है आपको अपनी बुक्स में नहीं मिले, लेकिन इनको मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। इसका एक रीजन है कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि मेंडल के स्वतंत्र अवयवन के नियम का अपवाद बताइए कि कहाँ ये नियम काम नहीं करेगा। अगर क्या हो जाए तो ये नियम काम नहीं करे, तो आप बताएंगे सहलग्नता या जीन विनिमय, यानी अगर ये 2 क्रियाएं हो जाएंगी तो ये नियम काम नहीं करेगा। अब हम द्विसंकर संकरण के द्वारा, डाईहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल के स्वतंत्र अवयवन के नियम की व्याख्या करेंगे। इधर देखें, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये 2 कैरेक्टर्स लिए हैं हमने। एक तो रंग लिया है और एक बीज राउंड गोल लिए हैं, पीले और गोल। इसके अंदर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो ये तो है प्रभावी। तो इसमें लक्षण हमने कितने लिए हैं? 2 लक्षण लिए। एक तो कैपिटल वाई पीले के लिए और राउंड के लिए, और ये स्मॉल वाई और स्मॉल आर ये झुर्रीदार के लिए और सफ़ेद के लिए। तो ये कैसा कैरेक्टर है? अप्रभावी। तो हम 2 लक्षणों के बीच क्रॉस करवा रहे हैं। इसके युग्मक बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसके बनेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब इनके अंदर हम स्वयं निषेचन करवाएंगे, संकरण करवाएंगे तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। F1 पीढ़ी के अंदर क्या बनेगी? F1 पीढ़ी सबसे पहले निषेचन करवाएंगे F1 पीढ़ी के लिए। तो इसमें क्या बनेगा? कैपिटल वाई इससे लिया है मैंने, और इससे स्मॉल वाई, इससे कैपिटल आर और इससे स्मॉल आर। तो ये क्या है? F1 पीढ़ी। ये क्या प्राप्त हुई है हमको? F1 पीढ़ी। और अब F1 पीढ़ी के अंदर हम क्या करवाएंगे? स्वयं निषेचन करवाएंगे, और जिससे हमें गैमीट्स प्राप्त होंगे, और उनके अंदर हम क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे, जिससे चेकर बोर्ड बना करके हमें लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात प्राप्त होते हैं।
अब हम आगे इसको करेंगे कंप्लीट। इसको मैं हटा देता हूं यहां से क्रॉस के लिए, और गैमीट्स को अपन ऊपर लिख लेते हैं। 4 प्रकार के गैमीट्स हमें इसमें प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के गैमीट्स यहां लिख देता हूं मैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। पहले होता कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इससे हमें कितने प्रकार के गैमीट्स प्राप्त होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के गैमीट प्राप्त होंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इनके बीच हम चेकर बोर्ड बनाएंगे और F2PD प्राप्त करेंगे। अब इधर देखें, 16 खानों का एक चेकर बोर्ड बनेगा इस तरह से। अब इसमें मैं लिख दूंगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम इधर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इनके बीच में क्रॉस करवाऊंगा। इसका इससे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका इससे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल, इसका इससे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका इससे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल, इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसका करवाएंगे इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कौन सी पीढ़ी है? F2PD। F2PD के अंदर बेटा सब में देखते हैं, जैसे F1PD में भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संतति संख्या, यानी इसमें कितनी है संततियाँ, तो वो हैं 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गए कंप्लीट। और फिर देखेंगे हम इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात कैसे देखेंगे? ये डायरेक्ट एक बार लर्न कर लें, फिर अपन इसको निकालना ही बताएंगे आपको। 9:3:3:1 ये कैसे करते हैं? इस तरह से, ये 9 तो एक जैसे हो गए और ये 3 एक जैसे हो गए और ये 3 एक जैसे हो गए, ये 1 एक जैसा होगा। इट मीन्स देखो, एक ऐसे काट सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो एक जैसे हो गए। आप करके देखेंगे, जिसमें कैपिटल वाई और एक स्मॉल आर आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, कम से कम एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर, इसमें आ रहा है, 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 इसमें आ रहा है। इसके अलावा किसी में नहीं आ रहा। आप बता सकते हैं किसी में नहीं आएगा। इसको देख लें, इसमें नहीं आ रहा, 2 स्मॉल वाई हैं, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 2 स्मॉल आर हैं। तो ये 9, और फिर ऐसे करके ऐसे बनाएंगे। ये सीखने का तरीका है। ये 1 ये कट गया पहले, तो इसको काउंट नहीं करूँगा मैं। ये 2 ये कट गया, इसको काउंट नहीं करूँगा। और ये 3, तो 3 हो गए। फिर 3 1 2 और 3 ये, और फिर 1 ये 1 ऐसा है जैसा कोई भी नहीं है। स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये 9:3:1। और फिर देखेंगे हम जीन प्रारूप अनुपात, इसको भी हम लर्न करेंगे एक बार। ये आता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 12 24 12 12 1। ये याद करने का तरीका है, एक बार लर्न कर लें इससे, फिर अपन इससे कर सकते हैं इसको। 12 24 12 12 1, इसका मतलब होगा 1:2:4:1:1:1. इसको हम काउंट करके देखेंगे तो 16 होगा। इसको भी काउंट करूंगा तो ये भी 16 होना चाहिए। इसको भी अपन काउंट करके देखेंगे तो 1 और 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो बिल्कुल सही है। 12 24 12 12 1। एक बार आप बताएंगे 12 24 12 12 1 क्या है?
जीन प्रारूप अनुपात, और लक्षण प्रारूप अनुपात है 9:3:3:1, 9 अनुपात 3:3:1। अब आप कहेंगे सर ये कैसे निकालेंगे, हम तो नहीं निकाल सकते इसको, कैसे निकालेंगे हम? तो इसका एक रीज़न है। आप अभी क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले ये लिख लें आप, एक कोई सा भी लिख सकते हैं, ऐसे काउंट करना स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये लिख लिया आपने। अब आप देखेंगे और कहीं भी एक ऐसा कैपिटल वाई, कैपिटल आर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहीं भी नहीं है ऐसा, देखेंगे एक बार। तो आपने लिख दिया 1। अब आपने ये काउंट कर लिया है तो इसको क्रॉस लगा दिया आपने। फिर दूसरा ये लिख लें, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ऐसा दूसरा काउंट करें, कहीं है क्या जिसमें 2 कैपिटल वाई आ रहे हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर? देखें एक बार, 2 कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर, ये रहा, 2 कैपिटल वाई हैं और एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। इसमें भी 2 कैपिटल वाई हैं, एक स्मॉल कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। तो ये और ये कितने हो गए? 2। और भी देख लो अगर ऐसा है क्या, नहीं है, तो ये कितना हो गया? 2। अब ऐसे देखेंगे अपन, नेक्स्ट लिख लें, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। अब ये 1 हो गया, ये रेशियो 2 हो गया, रेशियो। तो आप ऐसे निकालते जाएंगे तो आपको 12, 24, 12, 12 एक रेशियो प्राप्त होगा, जो द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कंप्लीटली मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, संकर पूर्वज संकरण और एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण के बारे में बताया। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्मक निर्माण के समय लक्षण अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक अपने लक्षण के लिए शुद्ध होता है। नेक्स्ट हमने बताया स्वतंत्र अवयवन का नियम, इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक लक्षणों के बीच क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो सभी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाते हैं जब तक उनमें जीन विनिमय या संलग्नता की क्रिया नहीं हो। नेक्स्ट बात करेंगे हम आउट क्रॉस की या बाह्य संकरण की, जब F1 पीढ़ी का संकरण किससे करवा रहे हैं? प्रभावी जनक से। और दूसरा हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की या परीक्षण संकरण की, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस में किससे करवा रहा हूँ? शुद्ध अप्रभावी जनक से। बात करूंगा मैं एकल संकर संकरण की, जब एक लक्षण के बीच क्रॉस करवाया जाता है। और अभी हम बात कर रहे हैं द्विसंकर संकरण की, जिसके द्वारा स्वतंत्र अवयवन के नियम को समझाया जाता है। तो इसमें हम 2 लक्षणों के बीच क्रॉस करवाएं, 2 लक्षणों के बीच क्रॉस करवाते हैं, तो इसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, मेंडल के नियम और मेंडल के जीवन परिचय, मटर के पौधे को क्यों चुना, मेंडल की सफलता के कारण, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। तो इस तरह से हम एक चौथा छोटा सा टॉपिक और भी है इसके अलावा, वो है मेंडल के नियमों का महत्व। तो हम किस किस चीज़ में इसका यूज कर सकते हैं वो भी आपको पढ़ना है। इससे हम लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर सकते हैं, किस तरह से होते हैं। और सुजन की एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, उसके अंदर इसका यूज कर सकते हैं। कौन से लक्षण प्रभावी हैं अप्रभावी, इसका पता लगा सकते हैं। आनुवंशिकता में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मेंडल के नियमों का बहुत सारे महत्व हैं, वो आपको पढ़ना है। इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश हो गया। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।